सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से हमने इस कंटेंट को किस में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में हम ऐड कर देते हैं बेटा कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमने क्या ऐड कर दिया, कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये है कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरे पार्ट में हम क्या ले लेते हैं बेटा, वाटर ले लेते हैं। इसमें हमने क्या ले लिया, वाटर। ये ले लिया हमने वाटर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एक साइड में क्या है बेटा, कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरी साइड में क्या है, सोलवेंट है। सोलवेंट हमने वाटर लिया है। क्या होगा, ओस्मोसिस का प्रोसेस होगा, ओस्मोसिस होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस में एंटर करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एंटर करेंगे। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या एंटर किया है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर गए। तो ये जो प्रोसेस है वो किसको शो करता है, ओस्मोसिस को। तो ओस्मोसिस को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सोलवेंट, ऑफ द सोलवेंट। ये बात आपको ध्यान देनी है। सोलवेंट के पार्टिकल ही मूव करते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोक लेती है, जबकि सोलवेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। ऑफ द सोलवेंट मोलिक्यूल्स, ऑफ द सोलवेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम द सोलवेंट, फ्रॉम द सोलवेंट इन द solution or from a less concentrate solution to a more concentrate solution through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane is called osmosis। ठीक है, तो ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको कोई करवाता नहीं है, ऑटोमेटिक ही होता है नेचर में। कब होगा, जब दोनों सोलवेंट, दोनों सॉल्यूशन को या दोनों सब्सटेंस को हम किससे सेपरेट कर देंगे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देंगे। तब क्या होगा, मूवमेंट होगा किसका, वाटर के पार्टिकल्स का, मतलब सोलवेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। कहाँ से, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये पानी में बना है बेटा सॉल्यूशन। तो पानी के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है, तो ये कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया हमने। इसके अंदर जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसमें कॉपर सल्फेट में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। और दूसरी साइड में हमने क्या लिया है बेटा, प्योर वाटर लिया है। तो प्योर वाटर के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इट्स हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, ओस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ओस्मोसिस। इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं बेटा। क्या है दूसरा तरीका, देखो अगर हम कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेते हैं और दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अगर इस साइड में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हम रखते हैं हाई, और दूसरी साइड में इधर भी हम क्या ले लेते हैं बेटा, इस साइड में भी हम क्या ले लेते हैं, अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, लेकिन कैसा ले लेते हैं, हम डाइल्यूट ले लेते हैं। तो अब क्या होता, अब सेम कंडीशन होती है बेटा, नेट फ्लो ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं फ्रॉम डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट
कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं किसके अंदर, कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस किससे रेगुलेट होता है, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी जरूरी है। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते हैं तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। वो सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, वो सिर्फ डिफ्यूजन होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये हो गया बेटा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है, तो ऑस्मोसिस तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, जबकि डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता ही नहीं है। ऑस्मोसिस में हमें क्या चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। और जो डिफ्यूजन है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। ऑस्मोसिस ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसके हायर कंसेंट्रेशन बेटा, वाटर की हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। जहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसके अंदर, जहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन कम है, जहाँ पे पानी का अमाउंट कम है, उस साइड में मूव करेंगे। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, लेकिन इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होगा। और इसमें सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर होमोजीनियसली क्या हो जाते हैं मिक्स होते रहते हैं। तो ये दो चार इसमें जो डिफरेंस है आप लोगों को ध्यान देना है बेटा। ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर दो सॉल्यूशन दिए दिए हमने, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया है, और दूसरी साइड में भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है, बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। यहाँ हमने कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, इस साइड में हमने डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया है। तो अब क्या होगा, डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे किसकी तरफ, कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ। तो ये इसका क्या है बेटा, बेसिस है ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का। ठीक है। तो इस डिफ्यूजन को हम स्टॉप नहीं कर सकते। डिफ्यूजन ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम स्टॉप करवा सकते हैं। आरओ नाम सुना होगा बेटा आपने, रिवर्स ऑस्मोसिस, हम इसको रिवर्स भी करवा सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये सभी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम अगेन एक एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो एक हमने लिया बेटा बीकर, ऐसा ऐसा एक सेम दूसरा बीकर लिया हमने। हम बता रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कब अप्लाई होगा, कब एपियर होगा, ये जब ऑस्मोसिस होगा तब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, जब ऑस्मोसिस होगा तो ही उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एक हमने लिया थिसिल फनल, ये इस टाइप का होता है बेटा थिसिल फनल। इसको हम बोलते हैं थिसिल फनल, ग्लास का बना होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। इसके अंदर लिक्विड डालते हैं, तो ये लिक्विड इस नैरो ट्यूब के थ्रू होकर नीचे कंटेनर के अंदर आ जाता है। ये थिसिल फनल है। ठीक है, जो फनल होता है ना उसी टाइप का होता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी डिजाइन थोड़ी सी चेंज होती है, इसे बोलते हैं थिसिल फनल। अभी हम इसको लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, एक थिसिल फनल के माउथ पे एक पर्चमेंट पेपर लगाया है। पर्चमेंट पेपर या ब्लेडर, जो ब्लेडर होता है किसका, पिग का ब्लेडर, वो किसकी तरह का बिहेव करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। या इसकी जगह हम सेलोफेन पेपर भी ले सकते हैं, सेलोफेन पेपर, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। पर्चमेंट पेपर, ब्लेडर ऑफ द पिग, और सेलोफेन पेपर
एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमने क्या किया, इसके माउथ के ऊपर हमने लगा दिया। अब इस टिश्यू फनल को हमने किसके अंदर इंसर्ट किया है, इस बीकर के अंदर इंसर्ट किया है इनवर्टली, इस टाइप से। इस टाइप से हमने इसको इन्वर्ट किया। इसके अंदर हमने भर दिया बेटा सॉल्यूशन। ये हमने लिया सर, इसमें हमने ले लिया सॉल्वेंट वाटर। और ये जो थिसिल बनल है इसमें हमने लिया बेटा शुगर सॉल्यूशन। क्या ले लिया हमने, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन हमने इसमें फिल किया है, ये यहाँ तक हमने क्या फिल कर दिया, शुगर सॉल्यूशन। इसके अंदर ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। और ये क्या लिया बेटा, वाटर। तो कुछ टाइम बाद में हम क्या देखेंगे, ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसका लेवल क्या होगा बेटा, राइज हो जाता है, अप हो जाता है। इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये दूसरा एक डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो शुगर का लेवल है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो बढ़ जाएगा। बढ़ने का रीजन क्या है, बढ़ने का रीजन एक ही है, इसके अंदर क्या हुआ बेटा, ओस्मोसिस हुआ है। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर गए और इसका लेवल इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है बेटा आपको। ओस्मोसिस, ये भी ओस्मोसिस प्रोसेस है। अब हम बता रहे हैं बेटा ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इसको भी एक हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। डायग्राम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, एक हमने लिया बेटा एक कंटेनर जिसमें दो ओपनिंग है। एक कंटेनर लिया हमने, उसमें क्या है बेटा, दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग जो है वो वाइड है और दूसरी ओपनिंग है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा नैरो है, नैरो ओपनिंग है। एक वाइड है और एक नैरो ओपनिंग है। और इस कंटेनर के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है। इसके अंदर क्या लगा बेटा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगाई है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब इस कंटेनर के अंदर दो टाइप के लिक्विड हम फिल करेंगे बेटा। दो टाइप के इसमें हम लिक्विड फिल कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया है जिसका लेवल यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक इसका लेवल है और यहाँ तक ये लिक्विड हमने फिल किया है। सपोज ये मान लेते हैं हम शुगर सॉल्यूशन। क्या हमने माना बेटा, इसको शुगर सॉल्यूशन मान लिया। ये शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर का सिरप है, शुगर सॉल्यूशन। दूसरी साइड में हम ले लेते हैं बेटा वाटर। क्या लेते हैं हम, वाटर। तो ये हमने ले लिया वाटर। दूसरी साइड में हमने क्या फिल किया बेटा, वाटर फिल किया है। तो ये वाटर का लेवल, ये वाटर का लेवल है बेटा यहाँ तक। सपोज यहाँ तक ये वाटर का लेवल है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा इस साइड में हमने फिल किया है वाटर। बीच में ये जो है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस साइड में है शुगर सॉल्यूशन। तो क्या होगा, ओस्मोसिस होगा। तो ओस्मोसिस मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ फिल मूव करेंगे। तो पानी के कंसंट्रेशन इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में पानी की कंसंट्रेशन कम है, इधर पानी का अमाउंट कम है, इधर वाटर के अमाउंट ज्यादा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेंगे किसमें, शुगर सॉल्यूशन में। तो क्या होगा बेटा, शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो शुगर सॉल्यूशन वाला जो पोर्शन है इस साइड में हम क्या लगाते हैं, एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा देते हैं। ये एक हमने क्या लगाया, फ्रिक्शन लेस पिस्टन। ये हमने इसमें लगा दिया पिस्टन, ये पिस्टन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें अगर
ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस जब होती है तो उस ऑस्मोसिस प्रोसेस से जितना प्रेशर क्रिएट होता है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसी को हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रोसेस से जितना प्रेशर क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर मान लो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। तो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? ये जो पिस्टन है ना, अगर इस यहाँ से हम फोर्स को बढ़ा दें, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पे डाउनवर्ड्स फोर्स अप्लाई करें, मतलब पिस्टन को यहाँ पे नीचे दबाएं, तो क्या होगा? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर रहे थे, वो क्या होंगे? शुगर के सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल एंटर करना स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा बेटा? ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट है या जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझ में आई बेटा? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन समझ में आई? इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया? मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को कैंसिल आउट करने के लिए सॉल्यूशन साइड में जितना हम प्रेशर लगाते हैं, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए उसी प्रेशर को या उसी अमाउंट को या उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अब एक और बात आपको ध्यान देना है, अगर हम, क्या होगा अगर हम इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए, अगर हम इस पिस्टन के ऊपर फोर्स ज्यादा बढ़ा दें, मतलब एक बार जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। जब हम पिस्टन के ऊपर फोर्स बढ़ाते हैं, जब ये पिस्टन लगा है बेटा, पिस्टन के ऊपर जब हम फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना? फोर्स क्या करेंगे? फोर्स को इंक्रीज करेंगे या फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगर हम इस फोर्स की जो क्वांटिटी है या इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इंक्रीज करते जाएं या प्रेशर हम इंक्रीज करते जाएं, इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है ना, वो उस प्रेशर को हम बढ़ाते जाएं, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो ऑस्मोसिस है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब ये है कि जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जो सॉरी शुगर सॉल्यूशन जो हमने लिया है, शुगर सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल, अब क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर एंटर करेंगे। शुगर सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल इस वाटर के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। कब? जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इस पिस्टन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा आर ओ। क्या बोलते हैं इसको हम? आर ओ। आर ओ का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आर ओ का यूज करते हैं आजकल हम बहुत ज्यादा, मतलब जो भी वाटर फिल्टर किया हुआ आता है आर ओ का पानी, वो आर ओ यही है। रिवर्स ऑस्मोसिस से उसको हम फिल्टर करते हैं। तो जब हम इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। देखो ये पानी का लेवल बढ़ गया, वाटर का लेवल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है। आई थिंक ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, ये सर समझ में आया है हमें। तो एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई कब होगा, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर हाई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आ रही है। एक तो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा टेम्परेचर। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने लिख दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 we can get pi is proportional to c into t, ये लिख सकते हैं हम। अब हमें पता है बेटा ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आता है। तो पाई इक्वल टू आर, प्रोपोर्शनल क्या आया यहाँ पे आर, और ये सी और टी, ये आ गया आर इंटू सी इंटू टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी, ये लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। अब आपको पता है बेटा ये जो सी है, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट सॉल्यूट, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर होगा। तो पाई इक्वल टू सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एन बाई वी, एन बाई वी आर इंटू टी। इसको इस साइड में ले जा सकते हैं हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू वी इक्वल टू एन आर टी, ये लिख सकते हैं पाई इंटू वी एन आर टी, ये लिख सकते हैं ना। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, फाइनल फॉर्मूला बन गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो सोल्यूट दिया है उसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं बेटा, जो हमने सॉल्यूशन पढ़े ना, सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से, अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, दो दो सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। तो सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द 2 सॉल्यूशन। अगर हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो दो सॉल्यूशन को कंपेयर करके हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम दो सॉल्यूशन की कंपेयर करते हैं जैसे सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, और दोनों का टेम्परेचर भी मतलब एक ही टेम्परेचर पर है, दोनों मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को हमने रख दिया कांस्टेंट, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आइसोटोनिक का। अब दूसरी बात आ गई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की।
तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब होगा, जैसे सॉल्यूशन 1 है और सॉल्यूशन नंबर 2। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और कंपैरिजन करके बता देता हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारे पास में है सॉल्यूशन 1 और दूसरा है सॉल्यूशन 2। ठीक है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 जो है इसमें ये हमने लिया बेटा 100 ml। सपोज हमने ले लिया 100 ml वाटर, इसमें हमने ऐड कर दिया बेटा सपोज 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट। 100 ml वाटर में हमने ऐड किया है। सॉल्यूशन नंबर 2 है जिसमें 100 ml वाटर में हमने क्या ऐड किया है, 100 ml वाटर में हमने ऐड किया है 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। और दो हमने सॉल्यूशन बना लिए, दो सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन नंबर 1 जिसमें 25 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है, सॉल्ट नंबर 2 जिसमें सिर्फ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व है। तो जो सॉल्यूशन नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 1 is hypertonic solution as compared to solution 2। solution 1 is hypertonic solution as compared to solution 2। रीजन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन हाई है। सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन नंबर 1 की हाई है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसके लिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 1। तो सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, वो होगा बेटा सॉल्यूशन नंबर 2 इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 1। अगर सॉल्यूशन नंबर 2 की कंपैरिजन करते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 1 से, तो सॉल्यूशन नंबर 2 के की कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। जबकि सॉल्यूशन नंबर 1 की कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आई बच्चों।